तो भाई देखो, ऐसे करो, अपना पन्ना खोलो और सबसे पहले तो आप दो शब्द जो लिख रहा है ना, इसको देखो। कई बार भूमिका से सवाल बन जाते हैं। हिंदी नाटक रंगमंच की किसी विशेष परंपरा के साथ अनुस्यूत नहीं है। अनुस्यूत का मतलब होता है जुड़ा हुआ। कि आपको याद रहना चाहिए, ऐसे ऐसे शब्द कई बार परीक्षा की लैंग्वेज में आ जाते हैं कि अनुस्यूत क्या है? जुड़ा हुआ, संलग्न, अटैच जिसे बोलते हो आप। पाश्चात्य रंगमंच की उपलब्धियां ही हमारे सामने है। मुझे रीडिंग करने दो और जहां मुझे लगेगा वहां तुम उसको रेखांकित करना है ना। परंतु ना तो हमारा जीवन उन सब उपलब्धियों की मांग करता है और ना ही यह संभव प्रतीत होता है कि हम उस रंगशिल्प को व्यापक रूप से ज्यों का त्यों अपने यहां प्रतिष्ठित कर दें। हिंदी रंगमंच के विकास से निस्संदेह ये अभिप्राय नहीं है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न रंगशालाएं राजकीय या अर्ध राजकीय संस्थाओं द्वारा जहां जहां बनवा दी जाएं, जिससे वह हिंदी नाटकों का प्रदर्शन किया जा सके। मित्रों, एक बात जरूर है, ये हिंदी साहित्य में सबसे भारी चूक हुई है, ये पुरस्कारों की राजनीति है। कि साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में हो गई थी और 1955 से पुरस्कार मिलना शुरू हो गया था। मोहन राकेश जैसे नाटककार को साहित्य अकादमी पुरस्कार न मिलना, ये पुरस्कार की बहुत बड़ी राजनीति है। इतने बड़े नाटककार को, चलो जयशंकर प्रसाद का तो भाई पहले ही देहांत हो गया, साहित्य अकादमी की स्थापना तो बहुत बाद में हुई, लेकिन मोहन राकेश के किसी भी नाटक पर साहित्य अकादमी सम्मान न मिलना, ये बहुत दुखद मानता हूं मैं इस स्थिति को। प्रथम प्रश्न केवल आर्थिक सुविधा का ही नहीं, एक सांस्कृतिक दृष्टि का भी है। हिंदी रंगमंच को, अब देखो ऐसे सवाल आते हैं, नेट की परीक्षा का आया हुआ सवाल, रेखांकित करो। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों को, हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। हमारे दैनंदिन जीवन के राग रंग को प्रस्तुत करने के लिए, हमारे संवेदों और स्पंदनों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस रंगमंच की आवश्यकता है, वह पाश्चात्य रंगमंच से भिन्न होगा। अब देखो, वैसे तो आप इस पूरे पैराग्राफ को यहां तक याद रखना, लेकिन आपने यहां तक भी यदि याद रख लिया ना, यहां तक भी, तो आप समझ जाओगे कि यह वक्तव्य मोहन राकेश का है। आमतौर से हम रचनाओं की भूमिकाओं पर ध्यान नहीं देते हैं और भूमिकाओं से सवाल आ जाता है। ये कथन आएगा, ऐसे पूछ लेंगे कि हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। ये कथन किसका है? मोहन राकेश का। अब इसमें दिक्कत यही आती है, छात्र ये सही कहता है कि हम पढ़ तो लें, पर हमको तो ये पता नहीं है ना प्रश्न कहां से निकल रहा है। अभी हमने इतने वाक्य पढ़े हैं इसके ऊपर के, लेकिन मैंने नहीं कहा किसी की भी पंक्ति को आप रेखांकित करो, लेकिन कलम अपने आप रुक जाती है कि यहां से सवाल, और जो पुटअप कर गया कि नेट की परीक्षा में आया वो सवाल है। इस रंगमंच का रूप विधान नाटकीय प्रयोगों के अभ्यंतर से जन्म लेगा और समर्थ अभिनेताओं और दिग्दर्शकों के हाथों उसका विकास होगा। संभव है नाटक उन संभावनाओं की खोज में कुछ योग दे सके। बसंत, बसंत 1958, तुम 1958 तो याद रखती हो, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि बसंत 1958 है, यानी बसंत माह में ये नाटक लिखा गया है। बसंत को भी याद रखना। देखो, किसी भी नाटक का अध्ययन करने से पहले छात्र को एक बात दिमाग में अच्छे से भर लेनी चाहिए कि इस नाटक से एक सवाल इसकी पात्र योजना का आ रहा है। कितना सवाल? मरे से मरा एक सवाल उसकी पात्र योजना से आ रहा है, और पात्र योजना या तो एक पन्ने में लिखी रहती है या तो दो पन्ने में, क्यों? है ना? और सबसे पहले यदि मान लो पात्र योजना का तुमने बिंब नहीं बना लिया, तो तुम कितनी भी बार नाटक पढ़ लो, तुम बार बार पात्रों को, अरे यार ये अनुस्वार आ गया, अनुस्वार कौन है, तो बार बार तुमको पन्ने पलटने पड़ेंगे, वापस पन्ना एक पे आना पड़ेगा। तो कंठस्थ करो पात्र योजना। देखो, एक तो है अंबिका। अंबिका असल में मल्लिका की माई है, माँ है। एक गांव है,
उस गांव में एक झोपड़पट्टी में, क्योंकि पैसे वाले तो ये लोग है ही नहीं है, झोपड़पट्टी है, माँ और पुत्री रहते हैं, मल्लिका और अंबिका। मल्लिका युवा है और अंबिका उसकी माँ है। क्लियर? कालिदास उस गांव का एक कवि है। ये वही कालिदास है, जब ये उज्जैनी दरबार चला जाता है तो ये मात्रगुप्त के नाम से प्रसिद्ध होता है। मात्रगुप्त। जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक हो सकता है जिसमें कालिदास यानी मात्रगुप्त का उल्लेख मिलता है? नहीं, मैंने कहा कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक है। आप कहोगे आपके सिलेबस में चंद्रगुप्त है, लेकिन उत्तर होगा स्कंदगुप्त, है ना? स्कंदगुप्त में मात्रगुप्त का उल्लेख मिलता है। तो कालिदास एक कवि है, और कैसा कवि है तो पूरी दुनिया जानती है। वैसे तो कालिदास के बारे में ये भी कहा जाता है संस्कृत ग्रंथों में कि इनसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं था। जिस डाल पर बैठता था ये उसी डाल को काटता था, लेकिन देवयोग सरस्वती माता इस पे विराजमान होनी थी। तो कालिदास, आज कालिदास क्या है, अरे पूरे विश्व में एक ही नाम काफी है कि कालिदास, बस बहुत। और दंतुल, ये परीक्षा में 2012 में कॉलेज लेक्चर में आया हुआ सवाल है। ये राजपुरुष है। ये राजपुरुष कौन है? ये उज्जैनी के दरबार में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ध्यान रखना इसमें जो चंद्रगुप्त आ रहा है वो कौन सा है? वो मौर्य काल का चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, वह गुप्त राजा है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिसके उज्जैनी के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, और नवरत्नों में से एक था कालिदास। कालिदास, धन्वंतरी का नाम सुना हो तुमने, ये सब उनके नवरत्नों में शामिल थे। तो कालिदास इस गांव का है। कालिदास का मामा बहुत ही निकम्मा है, परेशान करता रहता है कालिदास को। कालिदास के माता पिता मर गए हैं तो मामा पर ही उसकी जिम्मेदारी है। मामा पांव से थोड़ा लंगड़ाता और है, नाम है मातुल। क्या है? मातुल। तो मातुल तो मामा ही होता है। मातुल कौन है? कालिदास का मामा। वो मातुल है, ई दंतुल है। ई दंतुल तो वो है, जैसे मैं मान लो उज्जैनी दरबार का चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य राजा हूं, और मैं किसी को कह रहा हूं कि जाओ भाई जरा देख के आओ कि ऋतु संहार किसने लिखा है, उसको दरबार में लेके आओ, उसको राजकवि बनाएंगे। कालिदास के हाथ से निकली हुई पहली रचना कौन सी है? ऋतु संहार। गांव में पहाड़ों के बीच ये नदियां, झरने, बारिश, मृग शावकों के बीच में अपनी प्रेसी से मिलते जुलते रहने का परिणाम था ऋतु संहार। क्लियर? और ऋतु संहार की प्रसिद्धि ऐसी फैली, ऐसी फैली, कैल फैल खेल वेल खलक में गैल गैल ऐसी फैली कि वहां से बुलावा आया, निमंत्रण पत्र लेकर के कालिदास के गांव में जो जा रहा है उसका नाम है दंतुल। क्लियर? कालिदास को लेने कौन आया है? राजपुरुष आया है। राजपुरुष कौन है? दंतुल। मातुल कौन है? मामा। तो ये हमको याद हो गए, दंतुल जान रहे हैं, मातुल जान रहे हैं। इसके अलावा इस गांव का एक पुरुष आता है जो कुछ सूचना देने आता है, निक्षेप। और ये इतने बदमाश है, पेपर बनाने वाले जो लोगों का समूह है, वो बालक से ऐसे खेलता है। अब तुम देखो ना, ये कोई सवाल है क्या? लहरों के राजहंस, याद करो। लहरों के राजहंस में नंद के बुलाने पर उसका एक ही मित्र पहुंचता है, मैत्रेय। कौन पहुंचता है? मैत्रेय। और पूछ क्या लिया? क्या लहरों के राजहंस का कौन सा एक पात्र नहीं है? मैत्रेय ही। ये क्या कर दिया बाप का नाम ने? ही। अब जो सरलीकरण का शिकार हो जाए, मैत्रेय तो पढ़ाया, मैत्रेय पढ़ाए भाई, मैत्रेय ही। निक्षेप में लगा देगा निक्षेपी। निक्षेपी नहीं है, निक्षेप। और ध्यान देना, ये गांव का पुरुष है। बोलो, निक्षेप कौन है? गांव का पुरुष है। ई जो विलोम है, विलोम होने को तो ई भी गांव का पुरुष है, पर ये विलोम कालिदास को टक्कर देता है। इसका नाम भी इतना जबरदस्त है, विलोम का मतलब ही विपरीत, और ये किसका विपरीत है?
कालिदास का। कहता भी है कि और कालिदास क्या है, एक असफल विलोम, एक सफल विलोम, और विलोम क्या है, एक असफल कालिदास कहता है। तो ध्यान देना, कालिदास का बिल्कुल प्रतिनायक के रूप में जो आया है, खलनायक के रूप में, जो कालिदास का बिल्कुल विपरीत है, विलोम। प्रेम करता रहा मल्लिका से कालिदास, और शादी कर गया विलोम। टाइम नहीं देगा मल्लिका को, तो कितना ही बड़ा प्रेमी हो, वो बस गया वहां, इसने समझा दिया इसको फिर। तो विलोम ये, और विलोम से नफरत करती है। और स्त्री जीवन की विडंबना देखो, मल्लिका जिससे सबसे अधिक नफरत करती है वो विलोम है, उसके बावजूद उसको एक पुरुष का आश्रय तो लेना ही है। कहां जाएगी? वो कहा तो है कामायनी में श्रद्धा ने कि मैं दुर्बलता में नारी हूं, ये आज समझ तो पाई हूं, अवयव की सुंदर कोमलता लेकर सबसे हारी हूं, कि मैं अवयव की सुंदर कोमलांगी हूं, यही मेरी कमजोरी है। इसलिए तुम सोचती हो ना कि मैं बहुत कोमलांगनी हूं और मैं बहुत ही सॉफ्ट हूं, ये तुम्हारी कमजोरी है, ये कोई तुम्हारी शक्ति नहीं है, कमजोरी है। तो सॉफ्टनेस भगाओ, जिम में जाओ। एक फेसबुक पे चल रहा है, अब तो पता नहीं मिले नहीं मिले, एक ऐसी महिला की शादी दिखाई गई है पुरुष के संग में, उसको ये ओ नसें खींच रही है। मैंने कही भाई ई भी नारी है क्या? और उसकी शादी दिखाई है, और ऐसे तुम देखा होगा, पता नहीं कोई जिम ट्रेनर क्या है, बढ़िया भाई। तो भाई लोगों, निक्षेप कौन है बताओ, बोलो पहले, याद करो पढ़ने का मतलब क्या हुआ। गांव का पुरुष और कौन है? विलोम है। कालिदास की एंटीपार्टी कौन है? विलोम है। और क्या नाम दिए, रंगनी संगनी, ये तो तुम्हारे से नाम लग रहे हैं मेरे को। जो संग संग जाए दोनों भाई, रंगनी संगनी, है ना? तो रंगनी संगनी दोनों नागरी है। नागरी क्या होता है? नगर में रहने, सिटी सिटी सही बोले हो, नगर में रहने वाली ये चतुर नायिकाएं हैं, ये नागरी हैं। और कोई गांव में रहेगी तो, अच्छा नागरी का मतलब चतुर होता है, ग्रामणी तो गंवार है, ग्रामणी तो गांव। कहीं न कहीं नगर और गांव में भी आपस में ईर्ष्या होती है। नगर वालों को तो वोट पड़ जाते हैं, चतुर लोग है, गांव के तो गंवार है। तो ये नगर में रहने वाली नागरी है कौन? रंगनी संगनी। क्लियर? और ये अनुस्वार अनुनासिक, देखो ग्रामर कैसे पात्र लिए इन्होंने, विलोम, अनुनासिक, अनुस्वार। तो ध्यान देना, अनुस्वार और अनुनासिक कौन है? अधिकारी वर्ग है। ये कहां का अधिकारी वर्ग है? उज्जैनी दरबार का अधिकारी वर्ग है। और प्रियंगु मंजरी जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की राजकुमारी बेटी है, उसके संग मात्रगुप्त की शादी हुई थी। तो उसके संग जब वो गांव घूमने गई थी तो ये भी आए। असल में कालिदास उज्जैनी चला गया, उज्जैनी जाने के बाद कश्मीर का उसको राजा बना दिया, अपने गांव को और उन सबको कहीं ना कहीं भूल रहा है। प्रियंगु मंजरी से उसका ब्याह करा दिया, प्रियंगु मंजरी अब उसके जीवन में है। तो उसको कहीं न कहीं मल्लिका की याद आती है, राजकुमारी के साथ रहते हुए भी मल्लिका की याद आती है। ये पुरुष जाति बकवास है? जब मल्लिका के साथ था तो 100% मल्लिका के साथ नहीं था। जब प्रियंगु मंजरी की याद आती थी क्या? और अब जब वो प्रियंगु मंजरी के साथ है तो मल्लिका की याद है। जहां रहूंगा 100% रहूं ना, रहोगे इसके साथ याद आएगी उसको, रहोगे उसके साथ याद आएगी इसकी। गजब है। तो ये प्रेम का एक त्रिकोणात्मक द्वंद है, जिसके एक कोने पर है प्रियंगु मंजरी, एक कोने पर है मल्लिका, और एक कोने पर है कालिदास। मल्लिका कालिदास को न बांधने के बावजूद भी बांध रखा है, और प्रियंगु मंजरी कालिदास को बांधने के बावजूद भी नहीं बांध पाती है। इसलिए एक बात सुन लो बच्चे लोगों, तुम सभी, यदि आप ये सोचते हो किसी को बांधने से वो हमारा हो जाएगा, तो इससे बड़ी भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार है ही नहीं कोई। जब हमसे बंधेगा जबकि वास्तव में वो बंधना चाहता है, हम जबरदस्ती कहे कहां गए हो, कहां गए हो, कहां रहे हो,
कहा गए धौड़ो, अरे काला धौड़ा ने घूमने दे। यदि काला धौड़ा को तुझसे असीम अनुराग है तो तमाम सिंगलगढ़ की नायिकाओं के बीच में से विचरण करता हुआ काला धौड़ा तेरे पास पहुंच जाएगा, यदि वो तेरा है तो। और जो तेरा नहीं है उसका काहे का इंतजार, विचरण करता रहे भाई, तू तो आए मत चाहे भले ही पूरी जिंदगी है तो वो आएगा। किसी के बांधने से कोई बनता नहीं है, यदि बंध जाता तो प्रियंगु मंजरी के बांधने से कालिदास बन जाता। आज तुमको जीवन के बहुत सारे ज्ञान मिलेंगे, क्या रखा है आदिकाल भक्तिकाल रीतिकाल में, ज्ञान तो यहां से आएगा। हाँ, ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य नहीं नहीं, श्रद्धा वो मालव विक्रम संवत चलता है, दूसरा है वो। तो अनुनासिक और अनुस्वार अधिकारी वर्ग है, ये तो रानी है, राजकन्या है, ये तो कवि की पत्नी बन गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री है तो राजकन्या हो गई, और इसका विवाह किससे हुआ था, कालिदास से। ये पात्र है, ये होता है रंगमंच का निर्देशन। पात्रों के भरमार, इतने पात्र जो दिखाए हैं, इससे तो कम से कम कोई 20 गुना ज्यादा पात्र आपको चंद्रगुप्त नाटक में मिल जाएंगे। दृश्यों की भरमार मिल जाएगी, पात्रों की भरमार मिल जाएगी। यह सिलेक्टेड पात्र हैं, और रंगमंच पर अभिनय के लिए पात्रों की संख्या जितनी कम हो उतना बेहतर है? सीधे सीधे अंक मिलने चाहिए, अंकों का दृश्यों में विभाजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने दृश्यों को आप दिखा नहीं सकते हो। तो मोहन राकेश की खासियत है कि बहुत ही सिलेक्टेड पात्र योजना वो अपने रंगमंच पर रखते हैं, और प्राय उनके नाटकों में 3 अंक आपको मिलते हैं, और अंकों का दृश्य जैसा विभाजन नहीं मिलता। चंद्रगुप्त नाटक में तो आपको मिलेगा अंक 1 दृश्य 1, दृश्य 2, दृश्य 10। इतने दृश्यों को आप रंगमंच पर नहीं दिखा सकते हो। तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों में रंगमंच की प्राय अवहेलना हुई है, लेकिन मोहन राकेश के नाटकों में रंगमंच का पूर्ण ध्यान रखा गया है। कैसी प्रकाश योजना हो, कैसा संगीत हो, पूरे इसको बोलते हैं रंग निर्देश। मोहन राकेश ने पूरे रंग निर्देश दिए हैं। बीच बीच में आप देखेंगे कोष्टक आते जाएंगे, कोष्टकों में वो ध्वनि निर्देश, रंग निर्देश, प्रकाश योजना सब देते हुए दिखाई देते हैं। अब देखो, हम अंक 1 पढ़ेंगे, उससे पहले मुझको आप बिना देखे पात्र बताएंगे। बताओ, गांव के 2 पुरुषों के नाम बता दो, तो निक्षेप और विलोम। अधिकारी वर्ग में 2 बता दो, अनुस्वार, अनुनासिक। अब मल्लिका कौन है, कालिदास की प्रेमिका। प्रियंगु मंजरी कौन है, राजकन्या यानी कालिदास की पत्नी। पात्रों के नाम में कहीं भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का नाम आया है, यानी कि रंगमंच पर वो उपस्थित नहीं है। पूछ लेंगे कौन सा पात्र रंगमंच पर उपस्थित नहीं है। इसके अलावा राजपुरुष कौन है, दंतुल। मामा कौन है कालिदास का, मातुल। कालिदास का ही बाद में दूसरा नाम क्या पड़ गया, मात्रगुप्त। अंबिका कौन है, मल्लिका की मम्मी। क्लियर? पर्दा उठने से पूर्व हल्का हल्का मेघ गर्जन, क्या संगीत दिया है। और देखो, इस नाटक की खासियत यह है कि इसके तीनों ही अंक आपको आषाढ़ के महीने के मिलेंगे, और आषाढ़ के महीने में जैसे आसमान में मेघों की उमड़ घुमड़ होती है, उधर तो मेघों की उमड़ घुमड़ होती है, और इधर पात्रों के मन में भावों की उमड़ घुमड़ चलती रहती है। एक प्रकार से कहे तो आषाढ़ के एक दिन में 2 प्रकार के बादल उमड़ते घुमड़ते हैं, एक अंतर्मन का बादल, एक वो बादल है। क्या मेल जोल है, अभी देखना आप। पर्दा उठने से पूर्व हल्का हल्का मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द, जो पर्दा उठने के अनंतर भी कुछ क्षण तक चलता रहता है। पर्दा उठना, यवनी का पर्दा है ना, पर्दा उठेगा तो दृश्य आएगा। वो पृष्ठभूमि से मेघ गर्जन का हल्का हल्का सा स्वर है। आपको मैंने एक वो भेजा तो था, तुम देखा क्या तुमने वो, जो तुमने कहा बड़ा बकवास, मजा नहीं आया हमको। क्या है ही, फिल्म बनाई है आषाढ़ का एक दिन पर भाई। वो सूप में वो चुप फटक रही है, वो वहां से दृश्य शुरू होता है? क्या भेजा था, एक ही अंक था वो। अच्छा, जो पर्दा उठने के अनंतर भी कुछ क्षण चलता रहता है, फिर धीरे धीरे धीमा पड़कर विलीन हो जाता है। देखो ध्यान देना, अंक 1
अंक 1 का जो पहला दृश्य है आएगा कि शुरुआत जो इसका है अंक 1 का, वो देखो यहां से निर्देश से है, पर्दा उठने से पूर्व हल्का हल्का मेघ गर्जन। केवल इतनी सी लाइन को देकर के पूछ सकते हैं कि यह पंक्ति किस रचना से उद्धृत है, और विकल्प में आपको गोदान मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। 4 रचनाएं गत की पुरस्कार दे देंगे विकल्प में। पुरस्कार कहानी का वाक्य ये नहीं है। पुरस्कार का तो वो है कि आद्रा नक्षत्र था और आसमान में मेघखंडों की उमड़ घुमड़, वो वाक्य है। और ये वाक्य क्या है? पर्दा उठने से। तब पर्दा उठ रहा है, इसका मतलब नाटक है। नाटक तो आषाढ़ का एक दिन है। पर्दा धीरे धीरे उठता है। एक साधारण प्रकोष्ठ यानी कमरा। देखो हर शब्द का अर्थ मत लिखो, सुनो काय लिख रहे हो अर्थ, पूछेंगे नहीं इसको। जो शब्द आएगा, जो दिख जाएगा पूछने के लायक, सबका अर्थ लिखने की जरूरत नहीं है। एक साधारण सा प्रकोष्ठ है, दीवारें लकड़ी की हैं, परंतु निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई है। अब ये याद मत रखने की कोशिश करना कि दीवारें किसकी बन रही है, लोलंगड़ की किसकी, और कहाँ पोता हुआ है। नहीं, सिर्फ रीडिंग का आनंद लो और सवाल तो पेन चल जाएगा मेरा जहां होगा। निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई है ना। अब दिमाग लगाओ, मिट्टी पूछेगी, मुल्तानी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी। ऐसे तो फिर हो लिया, ऐसे नहीं है। बीच बीच में गेरू से स्वस्तिक चिन्ह, स्वस्तिक चिन्ह जानते हो क्या? साथिया, वो साथिया बोल देते हो, स्वस्तिक ही होता है वो। ये जो साथिया बनाते हो स्वस्तिक चिन्ह, किस देवता की उपासना में होता है ये? ओ गणेश जी ना है, गणेश जी के लिए नहीं है ये सूर्य चिन्ह है, सूर्य देव की उपासना में है ये। स्वास्तिक चिन्ह बने हैं, सामने का द्वार अंधेरी ड्योढ़ी में खुलता है, ड्योढ़ी आंगन के लिए है। उसके दोनों ओर छोटे छोटे ताक हैं जिनमें मिट्टी के बुझे हुए दिए रखे हैं, मिट्टी के बुझे हुए दिए। मोहन राकेश की भाषा प्रतीकात्मक भाषा है। ये मिट्टी के बुझे हुए दीपक ही नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं जीवन में टूटे जा रहे, बुझ रहे व्यक्तियों की दास्तान को भी व्यंजित करता है। तो मिट्टी के बुझे हुए दिए रखे हैं। बाईं ओर का द्वार दूसरे प्रकोष्ठ में जाने के लिए है। द्वार खुला होने पर उस प्रकोष्ठ में बिछे तल्प का एक कोना ही दिखाई देता है। तल्प क्या होता है? तल्प है पलंग, पलंग के लिए आ रहा है, का कोना ही दिखाई देता है। द्वारों के किवाड़ भी मिट्टी से पोते गए हैं और उन पर गेरू एवं हल्दी से कमल और शंख बनाए गए हैं। दाईं ओर बड़ा सा झरोखा है जहां से बीच बीच में बिजली कौमती दिखाई देती है। असल में ये क्या है कि निर्देश है कि जब रंगमंच पर खेलेंगे तो ऐसा माहौल एक बनाया जाएगा। ये नाटक कितने अंकों में विभाजित है? तो 3 अंकों में। इसमें क्या पूछना है, अभी पढ़ लेंगे 3 अंकों को। तो तल्प का मतलब क्या आ रहा है यहां, इसको लिख लो, तल्प का मतलब पलंग। हाँ, प्रकोष्ठ में एक और चूल्हा है। चूल्हा कहते ही तो याद आती है नागार्जुन की, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास है, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। हम आज तक ये नहीं समझ पाए कि जो सो रही है पास में वो कुतिया कानी क्यों है। कॉलेज लेक्चर में पूछा था इंटर में छात्र से, भाई ये बता दे कानी कुतिया क्यों है? दोनों आंखों की कुतिया भी तो हो सकती है। पर वो तो हमने पहले ही समझा दिया था कि बेटा ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो उसने बता दिया कि गांव के जो होते हैं ना, गांव के कुत्ते वो ऐसे होते हैं काने बांडे। शहर के होंगे तो देख, शहर के तो बुलडॉग, गांव का कुत्ता भी ऐसा होगा, एक कान नीचे झुका हुआ रहेगा, नॉट आउट। गांव गांव कानी दरिद्रता और अभाव को व्यंजित करने वाला शब्द है कानी। और इससे लोक जीवन का एक बिंब जो उजागर होता है ना कानी कुतिया कहने से। भाई सही जवाब दिया उसने कि लोक जीवन का बिंब उजागर होता है। खैर, प्रकोष्ठ में एक और चूल्हा है और आसपास मिट्टी और कांसे के बर्तन सहेज कर रखे हैं। पहले खूब चलते थे कांसे के बर्तन, अब तो देखने में भी नहीं आते हैं।
अब तो सब बालकृष्ण भट्ट के स्टील के बर्तनों में, है ना, समझ में आ रहा है, बालकृष्ण भट्ट हिंदी के स्टील है। दूसरी ओर झरोखे से कुछ हटकर 3-4 बड़े बड़े कुंभ रखे हैं जिन पर कालिख और काई जमी है। कोई नहीं है ये, काई है, काई। तुम्हारी में क्या दे रखा है? काई। ये काई है, ये कोई नहीं है, काई जमी है। 3-4 बड़े बड़े कुंभ रखे हैं जिसमें कालिख है। 3-4 बड़े बड़े कुंभ कोई और नहीं है बल्कि अंबिका है, मल्लिका है, विलोम है, मातुल है ना। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है अभी आपको। उन्हें कुशास से ढककर ऊपर पत्थर रख दिए गए हैं। मैं तो आपको इसमें से ना 40 से 45 सवाल बताऊंगा, ये सवाल है, उन्हीं में से तुम्हारे 5 सवाल आ जाएंगे। लेकिन बस इस दृष्टिकोण से नहीं, वैसे आनंद के लिए भी इस रचना को पढ़ना है। और जब इसको पढ़ लेंगे तो लास्ट क्लास में पहली बार बोलेंगे आज के आनंद की जय। लास्ट में बोलेंगे, अब जो असली आनंद तो यही है। गद्य पद्य के पाठ जब पढ़ोगे ना तो असली हमको लगता ही तब एक हम असली साहित्य पढ़ रहे हैं जब हम गद्य पद्य के पाठों को पढ़ते हैं। झरोखे से सटा एक लकड़ी का आसन है जिस पर बाघ छाल बिछी है। बाघ की छाल आते मृग, ओ जैसे मृग छाल होती है ऐसी बाघ छाल होती है। बाघ छाल बिछी है, चूल्हे के निकट 2 चौकियां हैं, उन्हीं में से एक पर बैठी अंबिका छाछ में धान फटक रही है। ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाटक के प्रारंभ में जिस पात्र की पहली गतिविधि दिखाई गई है वो है अंबिका। और तुमने फिल्म देखी ना, यहीं से शुरू होती है। सुर्पणखा, है ना, सुर्प यानी छाजड़ा, तुम बोलते हो छाजड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंबिका छाछ में चूल्हे के निकट, देखो चूल्हे के निकट 2 चौकियां बनी हुई है, उन्हीं में से एक पर, एक क्या है ये? चौकी। चौकी पर बैठी अंबिका छाछ में धान फटक रही है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना, ये इस नाटक के पात्र की पहली एक्टिविटी है। यानी कि आप जब इस नाटक को देखोगे तो सबसे पहला दृश्य क्या दिखाई देगा? अंबिका, समझ गए? अरे ये फटकना भी एक कला है, हमसे फटकवा लो, हम तो अन्न अन्न को बाहर भगा देंगे और जो उसके छोए छोए हैं उसको रख लेंगे। जबकि कबीर ने कहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव है, थोता थोता उड़ा दे। भाई थोता उड़ा देते हैं और मूल को रख लेते हैं, है ना। एक बार झरोखे की ओर देखकर वह लंबी सांस लेती है। बिटिया अभी तक नहीं आई है, बारिश हो रही है। एक बार झरोखे की ओर देखकर वह लंबी सांस लेती है, फिर व्यस्त हो जाती है। उसको पता है कि पूरे इस गांव में, और गांव भी ऐसा है जैसे मैंने खेत ले रखे हैं, जो मेरा गांव है पहाड़ से घिरा हुआ, चारों तरफ पहाड़ है। कालिदास का गांव भी ऐसा ही है ना। पूरे गांव में इस बात की अफवाह है कि तेरी बेटी कालिदास को प्रेम करती है, और माता उसके और आगे पीछे कोई नहीं है। वो बेचारी बस इतना चाहती है कि अरे जब तुम कालिदास को प्रेम करती हो और कालिदास तुमको प्रेम करता है तो मैं समझती हूं कि विवाह में समस्या कहां है, विवाह करो। आज की जो युवा पीढ़ी है प्रेम तो करना चाहती है, लेकिन विवाह के बारे में अलग अलग मत हो जाते हैं। मल्लिका तो बहुत ही भावुक हृदय की है, वो तो कहती है कि नहीं मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है। क्वेश्चन आएगा तुम्हारे परीक्षा में, वो कई बार आया है। और अंबिका कहती है कि मैं पूछती हूं कि भावना से रोटी मिल जाती है क्या? मल्लिका कहती है कि मैं उसके पांव में बेड़ी बनकर उसको बाधा नहीं पहुंचाऊंगी। आज वो राजकवि बनने वहां जा रहा है, अभी सब संवाद आएगा। मैं शादी की बेड़ियां नहीं डाल दूंगी। अरे क्या बेड़ी डाल देगी, तो शादी कर ले, वो चला जाएगा फिर आ जाएगा बाद में। तब अंबिका बोलती है किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति फिर उससे भी बड़ा कारण बन जाती है। नहीं समझे हो पांडे जी? है यही तो परीक्षा में आएगा, और आएगा क्या? मैं चाहूं तो तुमको मैं वैसे 50-60 लाइन बता दूं, लिखा दूं,
कि तुम्हारे यही सवाल आ रहे हैं। लेकिन नहीं, एक महान साहित्य को पढ़ने से वंचित हो जाओगे। ये मौका मिला है तो तुम पढ़ भी रहे हो, वरना तुम और ये पढ़ जाओ आषाढ़ का एक दिन, अरे छोड़ो, हम जानते नहीं है क्या। सुनो, कल्पना तुम तो मेरे पे ही कर लो, जो भी मैं तो कहता हूं तुम तो सब मेरे पे तो इमेजिन कर ही लेते हो, तो कर लो। चलो, मैं मान लो किसी से ये कहता हूं कि देखो भाई, अभी हमारे जेएनयू में तो ये घटना घटी थी कि जेएनयू में जो हमारा रूम था, उसके 2-3 रूम छोड़ करके एक बिहारी का रूम था। तो बिहारी के कमरे में उसकी एक प्रेमिका अक्सर आया करती थी। हमको बड़ी उससे चिढ़ होती थी कि यार इतनी सुंदर प्रेमिका, हाँ पुरुष स्वभाव है, इतनी सुंदर प्रेमिका है इसकी, देख भाई इसको तो झाड़ू पोछा, हालांकि झाड़ू पोछा लगाने के लिए तो सरकारी झाड़ू पोछा लगाने वाली वहां ड्यूटी थी, और कमरे को वही चकाचक करके रखती है, इसके कपड़े वपड़े प्रेस करके। और मैस का खाना क्या, उसके कमरे से मादक थी, मोहमयी थी, मन बहलाने की क्रीड़ा, ऐसी खुशबू आती थी। सुनो खुशबू, अरे इसको बना के खिलाती थी कि तू यूपीएससी की तैयारी कर। वो वाईएमफिल कर रही थी, यूपीएससी की तैयारी कर, तो तैयारी कर। तो हम कई बार पूछते थे कि यार बिहारी शादी कर ले, इतनी सुंदर लड़की और इतनी सेवा भावी तो तेरे को कहाँ मिलेगी। बोले यार आईएएस बनना है ना यार, आईएएस बनना है, एक बार आईएएस बनेंगे फिर देखेंगे। यानी कि अभी अभाव है? किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति फिर उससे भी बड़ा कारण बन जाती है। अभी तो बिहारी ने क्या कहा कि आईएएस बनना है, यही बात उस लड़की को बोलता होगा, लड़की ने भी फोर्स नहीं किया होगा। एक दिन वो वास्तव में आईएएस बन गया। मेहनत करने वाले तो बनते हैं, हमारा जेएनयू तो आईएएस की टकसाल है, आईएएस बन गया साहब। धीरे धीरे वो उस लड़की से दूरी बनाने लगता है। देखो लड़के ये मत सोचना कि आपने ऐसा उदाहरण क्यों छाटा, लड़का बेवफा सिद्ध हो रहा है, हमारी मूछों का सवाल है। अरे दोनों ही जगह मिल जाते हैं बेवफा तो, ना आजकल लड़की कम है ना लड़के कम है, आजकल तो मच्छू को चौहान सिद्धांत चल रहा है सबका। अब हुआ क्या, जब वो आईएएस बन गया, अब वो लड़का ये कहने लगा तेरी औकात क्या है, क्योंकि अभाव की पूर्ति हो चुकी है। अब याद करो कितनी बड़ी बात कह रहा है मोहन राकेश अंबिका के द्वारा। किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति फिर उससे भी बड़ा कारण बन जाती है। अब वो कहता है कि है तेरी औकात क्या है, मैं आईएएस हूं, तू कौन है। लड़की चली गई कोमा, कैसा गाना है वो, कोमा कोमा ओ मा कोमा, है क्या होगा उसका जिसने अपनी तमाम आस्थाओं का केंद्र उस पुरुष को मान लिया। जब ये मान लिया कि ये मेरे जीवन में है तो मेरा संसार है, यदि ये मेरे जीवन में नहीं है तो मेरा संसार समाप्त हुआ। मैं कहता हूं ये सबसे घटिया किस्म का प्रेम है जो ऐसे मानते हैं ना, क्योंकि कोई ना कोई तो धोखा दे ही देगा, धोखा देगा तो तू बैठी ढोल बजा, आई कुत्ता खाई गयो तू चरखो दियो चलाए। क्या है वो, चकोस लाए वो, खीर पकाई जतनते चरखो दियो चलाए, आई कुत्तो खाई गयो तू बैठी ढोल बजाए। इसका इसका मतलब सहमति है। क्या आपको पता है कि ये कथन आएगा तो आप करने वाले हो अंबिका या मल्लिका? अंबिका, मां मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है। मल्लिका, तुम देखना इन दोनों में से एक कथन ना जाए तो राठौड़ मेरा नाम नहीं। देख लेना तुम पहले ही, अब पढ़ना तुमको आनंद आने वाला है। सामने का द्वार खुलता है और अब तुम समझ गए हो ना कि एक बार झरोके की ओर देखकर लंबी सांस लेती है। ये लंबी सांस बहुत ही दुख को, चिंता को, अवसाद को व्यक्त कर रही है कि उसको पता है कि बाहर क्या चल रहा है, कैसा मौसम हो रहा है। बेटी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं है, गांव में जो अफवाह फैल रही है उसकी चिंता नहीं है। माँ तो आखिर माँ है ना, पिता तो है भी नहीं, तो बेटी की पूरी जिम्मेदारी किसकी है, माँ की है। सामने का द्वार खुलता है और मल्लिका गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती अंदर आती है। क्लियर? अंबिका आंखें झुकाए व्यस्त रहती है, मल्लिका क्षण भर ठिठकती है, फिर अंबिका के पास आ जाती है। इस नाटक में जो सबसे पहला दृश्य दिखाया गया है जिस पात्र के द्वारा, तो अंबिका सूप में अपने छाजड़े में फटक रही है अनाज। क्लियर?
इसे ये भी साबित होता है, एक मां का पूरा ध्यान अपनी रोटी पर है, पेट कैसे भरा जाए। और ये जो भीग के आ रही है, इसको तो प्रेम वर्षन चाहिए, इसकी भावुकता को सिद्ध कर रहा है। ये जो भीगती सिमटती आई है, ये इसकी भावुकता को और अंबिका जो अनाज फटक रही है, वो उसके यथार्थ को व्यंजित कर रहा है ना। अब देखो, इस नाटक का जो पहला संवाद है, वो मल्लिका अंबिका से कहती है। ध्यान रखना, पहले में आपको जिस पात्र को सबसे पहले आप सामने देखते हो इस नाटक में, वो तो है अंबिका और धान फटकती हुई। और जिस संवाद को पहली बार देखते हो, वो संवाद पुत्री का माता के प्रति है। ये इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। तो मल्लिका कहती है अंबिका से, तो क्या कहती है मल्लिका? आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा मां, ऐसी धारासार वर्षा के दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई है, और मैं भी तो देखो ना मां कैसी भीग गई हूं। है एक वाणी में आपको कोमलता और भावुकता है, ये सब आपको देखने को मिलेगी कि आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी धारासार वर्षा। ये धारासार वर्षा केवल वो ही धारासार वर्षा नहीं है, बल्कि ये कालिदास का प्रेम वर्षण है, जिस पर मल्लिका की तप्त भूमि भीग उठती है। तो ये वाक्य याद रखना है आपको कि ये आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माह, मल्लिका कह रही है अंबिका से। चलो बोलो, मनी मन में बोलो, बिना देखे बोलो, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी धारासार वर्षा मां के दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई है, और मैं भी तो देखो ना मां कितनी भीग गई हूं। अरे इस वाक्य को तो तुम्हारी मम्मियों को सुना देना, और मम्मी ना मिले तो जो पीजी में खाना बनाती है उसी को सुना देना। उस समय सुनाना जब नहा के निकलो, देखो ना माँ मैं भी कैसी भीग गई हूँ। है नहीं, काय सुनाएंगे हम, हमारे तो सांस अटकी पड़ी है जून के महीने पे, आपको सूझ रहा है आनंद। है ना? अंबिका उस पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालकर, सिर से पैर तक ढंग से भीग के आई है। अंबिका उस पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालकर फिर व्यस्त हो जाती है। मल्लिका घुटनों के बल बैठकर उसके कंधे पर सिर रख देती है। असीम प्रेम करती है बेटी अपनी मां से। अब ऐसे नहीं पूछेंगे कि बैठकर या लेटकर, कैसे कंधे पे सिर रखा है। और अभी तक इसमें से 2-3 सवाल, एक भूमिका से आया था, एक वो जो सूप फटक रही है अंबिका, और ये पहला डायलॉग। गई थी कि दक्षिण से उड़कर आती बकुल पंक्तियों को देखूंगी, और देखो सब वस्त्र भिगो के आई हूं। है अब देखो, बादल हो, पहाड़ हो, घिरे हुए बादल हो और पहाड़ हो, और तुम्हारी दृष्टि उसको देखने के लिए बेताब हो, और तुमने देखा कि वकुल पंक्तियां उड़कर जा रही है। ऐसा बिंब बनेगा मित्रों, एकदम गहरे काले बादलों के बीच में एकदम सफेद बुगलों की पंक्तियां जब उड़ती उड़ती है ना, तो लगता है कि अलौकिक दृश्य है। कभी तुमने फील किया कि हम ऐसा दृश्य देखें? अरे क्या यार, तुम लोगों ने तो शायद सुबह का उगता हुआ अरुणोदय भी ठीक से नहीं देखा होगा। बोला आपने देखा है? आप पूछो मेरे से, आपने देखा है? आके उस दिन बोल रहे थे कि चंद्रमा निकल रहा है। तो भाई लोगों, इसने क्या बहाना बनाया कि मैं तो दक्षिण से उड़कर जो वकुल पंक्ति, बगुला 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 एकदम सफेद होता है बगुला भगत, वकुल पंक्तियों को देखने के लिए गई है। तो क्या कहती है अपनी मां से, मैं क्या देखने गई थी लेकिन मैं भीग गई? ये वकुल पंक्तियों को देखने गई थी। मन में तो कहीं ना कहीं ये भाव था कि वही प्रकृति के परिवेश में मेरा कालिदास मिलेगा। सोचो सोचो, कालिदास इसलिए भी कालिदास है क्योंकि वास्तव में वो काला है, खूब काला है, फिर भी वह उसका कालिदास है। और यहां थोड़ा बहुत भी कोई साउंड रंग हो जाए, काड़ो नाग, काड़े नाग खाएगो, काड़े नाग डसेगो। अरे इज्जत करो, इज्जत करो अपने प्रेमियों की।
काला है तो बोलो उसको कालिदास मेरे, है ना। हाँ, उसके केसों को चूम कर खड़ी होती हुई ठंड से सिहर जाती है। सिहरना यानी कांपना। तुमने कभी बारिश में तुम भीगे हो ना, और एकदम शानदार हवा चल रही हो तो सिहर जाता है शरीर। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ, इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी। जुड़ा जाऊंगी, जड़िया बुखार है, कपकपी वाला बुखार है। एक एक बुखार ऐसा आता है, दंत विणोपदेशाचार्य, ऐसा ना वो दांत किटकिटाने वाला बुखार, जड़िया रह रह करके जाने वाला आता है ना बुखार। तो जुड़ा जाऊंगी, तुम बोलती क्यों नहीं। अंबिका आक्रोश की दृष्टि से उसे देखती है। मुझे पता है तू वकुल पंक्ति देखने गई है या अपने प्रियतम से मिलने गई है, उसको पता है सब बात का, इसलिए वो उसको आक्रोश की दृष्टि से देखती है कि अपना ध्यान भी नहीं रखती है, पूरा भीग करके आई है। अंबिका सूखे वस्त्र अंदर तल्प पर हैं, तल्प पलंग। देखो, वैसे तो आप देख रहे होंगे कि मोहन राकेश की जब भाषा की बात कर रहे हैं तो खड़ी बोली है, लेकिन इनकी भाषा ऐसी भाषा है जो हरकत करने वाली भाषा है। हरकत करने वाली भाषा लिखने से अधिक बोलने के अंदाज में प्रभावी होती है। आएगा सवाल कि मोहन राकेश में पात्रों को लेकर, भाषा को लेकर प्रयोग किए हैं, आशा बिल्कुल किए हैं। इनकी भाषा हरकत करने वाली भाषा है। कैसी हरकत करने वाली भाषा का मतलब ऐसी भाषा जो लिखने से ज्यादा बोलने के अंदाज में अधिक प्रभावी होती है, वो हरकत करने वाली भाषा होती है। अब आप ये कह सकते हो कि गुरुजी बाकी सब तो ठीक है, पर प्रकोष्ठ, तल्प ऐसे शब्द आ रहे हैं, इतने गहरे संस्कृत शब्द, वो जरूरी है क्योंकि देश काल और वातावरण को कैसे स्थापित किया जाएगा। ये कालिदास का जमाना है। कालिदास संस्कृत के प्रकांड पंडित हैं। कालिदास के दौर में संस्कृत का खूब वर्चस्व रहा है। तो ऐसी भाषा का प्रयोग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कालिदास का जो परिवेश है उसको चित्रित कैसे किया जाएगा। है, एक संस्कृत का महान कवि है, उसको उसके ऊपर लिखा गया है। अब आप मेवाती का प्रयोग करोगे, हीणी रखे हैं, कपड़े तो तेरे हीण रखे हैं, हुण सिले आ, तो हीणी होनी का प्रयोग करने से कालिदास का परिवेश दम घुटकर मर जाएगा, है ना। मेवाती का प्रयोग करोगे किसी और भाषा का। इसलिए नाटक के कितने तत्व होते हैं, उसमें एक देश काल और वातावरण भी आता है। 8 तत्व होते हैं नाटक के, कथानक या कथा वस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, देश काल या वातावरण है, और संवाद योजना, भाषा शैली, उद्देश्य, संकलन त्रय और रंगमंच अभिनय। संकलन त्रय में 3 चीज होती है, स्थान, समय और कार्य, तीनों में संगति, यानी समय, काल और कार्य। समय दूरी चाल नहीं बोला हूं, वो गणित का मेथड है इन तीनों में। ये तो नाटक पढ़ेंगे जब लिखाऊंगा इनको, भी नहीं। हिंदी नाटक का उद्भव विकास भी तो पढ़ोगे आप, लेकिन ध्यान रखना, कहानी का प्राण तत्व कथानक है, उपन्यास का प्राण तत्व कथानक है, इसलिए कहानी और उपन्यास को मिलाकर कथा साहित्य कहते हैं। लेकिन एकांकी और नाटक का प्राण तत्व संवाद है, संवाद या कथोपकथन, डायलॉग्स। क्लियर। प्राण तत्व क्या है, संवाद। सूखे वस्त्र अंदर तल्प पर हैं तुमने पहले से ही निकाल कर रख दिए, अंदर को चल देती है। तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगी और मैं जानती थी तुम चिंतित होगी, परंतु मां द्वार के पास मुड़कर अंबिका की ओर देखती है। ये रंग निर्देश है कि इनको फॉलो करना है नाटक के दौरान। मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं, भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। किससे, कालिदास के प्रेम से, उस सुंदर प्राकृतिक परिवेश से। द्वार से टेक लगा देती है, पूरी तरीके से कालिदास के प्रेम में डूबी हुई इस युवती की प्रेम कहानी पढ़ो और सीख लो। आज एक बड़ी सीख की तैयारी में है हम लोग।
है। देखो, चारों ओर धुआंरे मेघ घिर आए हैं, धुआं धुआं मेघ हो रहा है, धुआंरे काले काले मेघ घिर आए थे। मैं जानती थी वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर नीचे उतरती चली गई। ऐसे परिवेश में रहने वाली महिला जो घाटियों में निकलेगी, गुजरेगी, पहाड़ों पर चढ़ेगी, वो हमेशा स्लिम ट्रिम रहेगी। वो फैटी वुमेन नहीं हो सकती है, क्योंकि वो परिवेश जटिल होता है गांव का। समझ में आ रहा है? फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती गई। एक बार मेरा अंशुक भी हवा ने उड़ा दिया, फिर बूंदे पड़ने लगी। अंशुक क्या होगा? दुपट्टा, आंचल। अंबिका से आंखें मिल जाती है। मित्रों, क्या आपको इस रचना को पढ़ते समय मस्तिष्क में चित्र पर नहीं उभर रहा है? न केवल चित्र उभर रहा है, बल्कि मुझे तो हिंदी फिल्मों के गाने भी याद आ रहे हैं। सर की जो सर से वो धीरे धीरे, सुना है? मेरी चुनरिया, सुना है? तुमने नहीं सुना है? अरे सुन लिया करो। हेलो ब्रदर। अंबिका से आंखें मिल जाती हैं, वस्त्र बदल लूं, फिर आकर तुम्हें बताती हूं। वह बहुत अद्भुत अनुभव था मां, बहुत अद्भुत, बहुत एक्साइटमेंट फील कर रही है ये। अंदर चली जाती है। तुम मत फील करो, पात्र को करने दो। तुम तो प्रश्नों को फील करना। तुम्हारी जिंदगी बेचारी प्रश्न बन के रह गई है यारो। प्रश्न छाटो, यहां से छाटो, वहां से छाटो, है ना। अंदर चली जाती हैं। अंबिका उठकर फटके हुए धान को एक कुंभ में डाल देती है और दूसरे कुंभ से नया धान निकाल लेती है। रोटी की चिंता अंबिका को है, इसकी बकवास से नहीं। वकुल पंक्तियां, अद्भुत नजारा, तू देख, तेरी उम्र है, कल को तू भी अंबिका बनेगी और तेरी गोद में आने वाली बच्ची आने वाली मल्लिका बनेगी। ये सिलसिला है, ये चलता ही रहता है।